हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी जो आपका 2021 में सीवीटी वन जिसका कंप्लीट हो चुका है उसके रिज़ल्ट या कट ऑफ को लेके जो लोगों के मन में भ्रम है थोड़ा सा उसे क्लियर करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो 2018 ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ आई थी उसके बारे में बताऊँगा, और साथ ही साथ एनटीपीसी के सीवीटी वन की जो कट ऑफ आई थी उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों के मन में अभी तक डाउट है कि सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। इसके अलावा इस चीज़ का फ़ायदा कई सारे ऐसे लोग उठा रहे हैं जो पेड कोर्स बेचते हैं, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना। सबसे पहले तो क्या है, जब देखो मैंने कट ऑफ की अपनी वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने जो कट ऑफ की पीडीएफ आपको दी थी, बहुत से लोग ये कह रहे थे इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। कई लोग ऐसे थे जो ये चीज़ बोल रहे थे कि ग्रुप डी में तो पिछले 2018 ग्रुप डी में इतना टफ पेपर आया था, फिर भी 30-30 40-40 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था। तो सबसे पहले वो लोग सुने। देखो, ग्रुप डी में सिर्फ एक सीवीटी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार में सारे कैंडिडेट के मार्क्स को एनालिसिस करके कम्युनिटी वाइज उठाया जाएगा। जबकि एनटीपीसी में क्या होता है, सीवीटी वन भी होता है, सीवीटी टू भी होता है। सीवीटी वन में क्या होता है, टॉप कैंडिडेट को उठाया जाता है। इसका मतलब साफ है कि जो टॉप होंगे सीवीटी वन में सिर्फ 20 टाइम्स उन्हीं को उठाया जाएगा। लेकिन जो सीवीटी टू की प्रोसेस होगी वो सेम टू सेम फिर कैसी होगी, उसकी जो कट ऑफ का एनालिसिस होगा वो जैसे ग्रुप डी में पोस्ट वाइज होता था बिल्कुल यहाँ पर भी पोस्ट वाइज होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ सीवीटी वन और सीवीटी टू दोनों होते हैं एनटीपीसी में, जबकि ग्रुप डी में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है। अगली चीज़ कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है आपको पता है सारी की सारी टेक्निकल पोस्ट होती हैं। सिर्फ कुछ ही पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि आपकी नॉन टेक्निकल होती हैं। अब जब टेक्निकल है तो कॉमन सी बात है, जब आप इसका एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपको मैथ का अच्छा लेवल देखने को मिलेगा, साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, साइंस के डीपली क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन पेपर है ओवरऑल वो थोड़ा सा टफ बनेगा, और ये चीज़ आप लोगों को ही पता है। और मेरे ख्याल से अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की है और उसने एनटीपीसी पिछला ग्रुप डी जो पिछला था 2018 का, अगर उसने वो दिया है और इस बार का एनटीपीसी भी दिया है तो ये चीज़ उसे भी बेहतर तरीके से पता है कि पिछला ग्रुप डी टफ था या इस बार का एनटीपीसी टफ था। ठीक है, कॉमन सी बात है, अगर पेपर टफ होगा तो उसमें जितने भी कैंडिडेट जाएंगे उनमें से अधिकतर क्या 90% कैंडिडेट के मार्क्स कम ही रहेंगे, और जब मार्क्स कम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे बढ़ेंगे भी। तो आपको ही पता है कि पिछला जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था उसमें कम से कम 30-30 40-40 25-25 20-20 10-10 ऐसे मार्क्स बढ़े हैं। अब जैसा कि इसमें आप कट ऑफ में देख सकते हो, जब ग्रुप डी का लोग एग्ज़ाम दे के आए थे कई लोग ये सोच रहे थे कि पेपर इतना हार्ड आया है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नहीं, मार्क्स पर सिलेक्शन तब होता है, ध्यान रखो, जब मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाएं। अगर आप सपोज़ अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे के आए हो, आपके मार्क्स अगर 60 के करीब हो रहे हो, आप सोच लो कि मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मुझे तो सीवीटी टू भी क्वालिफाई कर लूँगा, उसके बाद सीए के भी सिलेक्ट हो जाऊँगा, तो ये सब अभी से सोचना गलत है। जब तक आपके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन ना हो जाए, आपके मार्क्स एक्यूरेट आपको पता ना चले कि भाई कितने बढ़ गए हैं, तब तक आप किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो सकते। और जैसा कि आप जानते हो कि जब मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट शो होता है, तभी आपको सही मार्क्स पता चलते हैं। तो कॉमन सी बात यह है कि हम जब अपने मार्क्स काउंट करते हैं कि कितने राइट होंगे, कितना ग्रैंड टोटल हो रहा है हमारा, तो उसके बेस पे हम सिर्फ एक प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं कि हाँ इतना स्कोर रहेगा और इतनी कट ऑफ होनी चाहिए। नॉर्मली क्या है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई न्यूज़ वेबसाइट भी ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया था, जब एनटीपीसी का रॉ स्कोर सब लोगों ने चेक किया तो रॉ स्कोर के बेस पर कट ऑफ बता दी। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ने भी हैं, अगर मार्क्स बढ़ेंगे तो कट ऑफ पर भी तो असर होगा। अब आप खुद सोचिए, जितने लोगों का पिछले ग्रुप डी में नहीं हो पाया, जितने लोगों का एनटीपीसी में नहीं हो पाया था 2016 वाले में, तो कॉमन सी बात है वो लोग जानते हैं उस कट ऑफ की अहमियत और उस नॉर्मलाइजेशन की अहमियत की काश उनके नंबर 1-2 भी बढ़ जाते तो कईयों का सिलेक्शन हो जाता। और साथ ही साथ एक चीज़ को मैं देखो फिर दोहराता हूँ, सीवीटी वन में सिर्फ उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके कम्युनिटी वाइज हाईएस्ट मार्क्स होंगे। ठीक है, जनरल में अगर मान लो 1000 सीट हैं, इसके अलावा 1000 मान लो 1005 कैंडिडेट भी ऐसे हो जाते हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं जनरल की, तो सिर्फ और सिर्फ टॉप 1000 जो होंगे कैंडिडेट उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी के जो 5 कैंडिडेट होंगे वो बाहर हो जाएंगे। यही चीज़ मैं शुरुआत से समझाता आ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को नहीं समझते हैं। अभी भी यही कहूँगा, कम्युनिटी वाइज ही होना है जो भी होना है। साथ ही साथ अगली चीज़ ये समझ लीजिए, जो एनटीपीसी कट ऑफ आई थी वो भी आपको पता है कि लगभग 70 के अराउंड ही घूम रही थी, 70-75 के अराउंड। इसके अलावा ग्रुप डी की भी जो कट ऑफ है वो भी आप देख सकते हो 70-75 के अराउंड भी यही घूम रही है। यानी कॉमन सी बात है, अगर आप सोचो कि एनटीपीसी का लेवल जो 2016 का था काफ़ी सिंपल था, फिर भी इतनी कट ऑफ गई।
2018 का एग्ज़ाम जो ग्रुप डी का इतना टफ आया था उसकी भी कट ऑफ इतनी गई। अब अगर आप ये सोचो कि नहीं हम पिछले एनटीपीसी से कंपेयर नहीं करेंगे, कई लोग तो यार ऐसे हैं जो एनटीपीसी को एनटीपीसी से कंपेयर ना करके ग्रुप डी से कंपेयर कर रहे हैं कि ग्रुप डी में इतने सारे मार्क्स बढ़े थे तो अभी भी इतने सारे बढ़ेंगे। यार क्यों बढ़ेंगे? CVT 1 और CVT 2 ये यार से CVT 2 नाम की भी चिरैयाँ हैं अपने सामने, इन्हें भी तो देखो कम से कम। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये टेंशन मेंशन लेके मत करो काम, या किसी के बहकावे में मत आओ, ठीक है। कॉमन सी बात है, CVT 2 के लिए अगर आप श्योर हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप प्रिपेयर करते रहो। अगर आपको लगता है कहीं से भी कि नहीं यार मार्क्स मेरे बहुत कम है, तो आगे बढ़ो यार। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के तूलते रहें। आपको आगे भी कई सारे एग्ज़ाम देने को मिल रहे हैं। रेलवे में बहुत वैकेंसी खाली हैं, ये मत सोचना कभी कि रेलवे की वैकेंसी आना बंद हो जाएगा। कई लोग रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भ्रम में, जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में कि रेलवे प्राइवेट नहीं हो रही है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है, ध्यान रखें, और इतने बड़े सेक्टर को पूरी तरह से प्राइवेट करना नामुमकिन है। रेलवे का ये सिर्फ हो सकता है कि कुछ ट्रेनें प्राइवेट चलाई जा सकती हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो उद्योग धंधे के लिए ट्रेनें चलती हैं वो प्राइवेट की जा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्राइवेट हो जाएं। और अगर आप एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, देखो काम भले ही प्राइवेट हो जाए, वर्कर तो चाहिए हैं रेलवे को। आज आप सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे हो, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, लेकिन जो आदमी घर में बेरोजगार भूखा बैठा हुआ है उसके लिए तो प्राइवेट जॉब भी बहुत कुछ है ना। तो अगर प्राइवेट व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो वो ये सोचेगा कि नहीं बहुत सही हुआ। सरकारी आदमी का रोजगार जाएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जगह प्राइवेट एम्प्लॉय को रखा जा रहा है। एक चीज़ का भ्रम मैं आप लोगों का पहले बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों को सारी कर्मचारियों को प्राइवेट किया जा रहा है। कर्मचारी प्राइवेट नहीं होंगे। जो भर्तियाँ गवर्नमेंट निकालेगी यानी कि रेलवे बोर्ड की ओर से निकलेंगी वो सरकारी ही रहेंगे, वो प्राइवेट नहीं होंगे। जो वर्किंग कर रहे हैं वो भी, इसके अलावा जो आगे आने वाली भर्तियाँ वो भी। अगर रेलवे कभी भी ऐसी वैकेंसी निकालेगा तो इसके बारे में नोटिफिकेशन भी आपको साफ साफ देगा कि आपको किस पर्पज़ से, किस बेस से आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और आपकी जो पोस्टिंग है वो कैसे की जाएगी और कब तक के लिए की जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों को बिल्कुल भी दिमाग में मत लें। और मुझे एक सीधा सा जवाब आप खुद दीजिए, अपने दिल से पूछ के ये चीज़ बताइए मुझे। सपोज मान लो रेलवे प्राइवेट हो गई, ठीक है, अगर रेलवे भर्ती निकालेगी तो क्या आप फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे? क्या आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करोगे? आपको जॉब नहीं करनी क्या? कमाना तो सबको है, आदमी तब भी भरेगा ना फॉर्म। तो ये फालतू के भ्रम दिमाग में मत रखो। आप कुल मिला के अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम है आपकी उसकी तैयारी करो, और हो ना हो मैं भी 2021 के एंड तक कोई ना कोई आप लोगों को, चाहे वो ALP हो या ALP के अलावा RPF, इन दो में से किसी न किसी वैकेंसी के लिए अनाउंसमेंट भी ज़रूर होना है। तो आप ईमानदारी से बस अपनी तैयारी करते रहो। और साथ में ये भी ध्यान रखो, मेडिकली खुद को फिट रखो, डॉक्यूमेंट अपने अच्छे से रखो कैरी करके। और NTPC CVT 2 के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उनकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उनको भी अच्छे से लगाओ। कोशिश ये करो कि आपने जो 2 गलतियां की हैं कि आपकी एक्यूरेसी में कमी रही है NTPC में, उन्हें सही करो। जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग अटैम्प्ट किए उन्हें कम करने की पूरी कोशिश करो। टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट लगाया करो, कभी भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा लगाओ। देखो मैंने बताया था जब आपका CVT 1 हुआ था कि 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग 50 मिनट का टाइम लिया करो। और अब ये आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखो, आपको पता है कि CVT 2 के लिए 120 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें भी आपको 90 मिनट का समय रखना है। आपको बस ये करना है कि जो 100 क्वेश्चन आप 50 मिनट में कर रहे थे, अब आप लोगों को 1 घंटे का समय लेना है 120 क्वेश्चन करने के लिए। तो आप लोग जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ 60 मिनट का ही अलार्म लगा के अपना सॉल्व किया करो प्रैक्टिस सेट। सभी को यही सलाह दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा है। ऑनलाइन सेट का तुक्का लगाते रहा करो ताकि आप लोगों का रिदम बना रहे, कंप्यूटर पर सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्रिपेयर करते रहो अच्छे से, ये मान के चलो कि आप अपने बेटर फ्यूचर से थोड़ी सी दूरी पर हो बस। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में।